बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद साहब। नाज़रीन, कश्मीरी मज़ालिम पर आवाज़ उठाने वाले वो मुतहर्रिक और तवाना आवाज़ के जो 92 बरस की उम्र में थम चुकी है, सैयद अली गिलानी जो गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए। ये वो शख्सियत थी जो उस वाक़े की भी ऐनी शाहिद थी कि जब मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत की तहवील में दे दिया गया। वो शख्सियत कि जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर के हर जवान के हलकूम से निकलते हुए आज़ादी के नारे को तक़वियत बख्शी। आज तमाम वादी के जवान ये कहने पर मजबूर हैं कि कश्मीरी बेटे हैं, जर्री जवान हैं हम, सैयद अली गिलानी का ऐलान है हम, तकबीरों के नारों का तूफान है हम, हिंदी फौजों सुन लो पाकिस्तान है हम। वो शख्स कि जिसने ये कहा कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, वो जिसके अल्फाज और जिसकी अल्फाज की गूंज आज भी भारतीय हुक्मरानों के आसाब पर सवार है। वो शख्सियत पाकिस्तान के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती थी? राना साहब, दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी आज बहुत रंजीदा हैं। क्या समझते हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने हुर्रियत रहनुमाओं का इकट्ठ बनाया, जिसकी एक आवाज़ पे पूरी वादी गूंजती भी थी और सन्नाटा भी छा जाता था, कश्मीर कॉज के लिए कितनी तवाना आवाज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि गिलानी साहब की आवाज़ कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ थी। उनकी आवाज़, उनका लहजा, उनकी कुव्वत, उनकी तहरीक ने उन तमाम मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद जो वहाँ पर रहते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था मासवाए चंद हिंदुओं के, और वो था कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, हमने पाकिस्तान चाहना है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। ये नारा वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ पर दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद भी नारा लगाते थे, और उन्होंने ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। आपको पता है कि एक वक्त में कश्मीर के अंदर, चूँकि सरदार अतीक साहब हैं, ये मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, एक वक्त में कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लीडर भी मौजूद थे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो शायद कुछ और नारा लगाते थे, मगर गिलानी साहब की आवाज़, गिलानी साहब की कुव्वत, गिलानी साहब की तहरीक ने उन तमाम नारों को ख़त्म कर दिया, और उनका एक नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये गूंजने लगा। या सर, दुनिया कह रही है कि गिलानी साहब को तिब्बी मौत, मैं कह रहा हूँ नहीं, गिलानी साहब को कत्ल किया गया। ये तिब्बी मौत नहीं है, ये कत्ल है। इसलिए ये कत्ल है कि जिस शख्स को आप पाबंदे सलासल कर दें, जिसके पास हर सहूलत छीन लें, जिससे आप पानी भी साफ़ ना पीने दें, जिसे आप साफ़ हवा भी ना लेने दें, जिसकी सांसें भी बाहर ना निकलने दें, जिसके ऊपर बेइंतहा पहरा लगा दें, जिसको बीमार हो तो अस्पताल न जाने दें, डॉक्टर आए तो उनकी मर्जी का आए, तो क्या फिर वो तिब्बी मौत है? वो कत्ल है। गिलानी साहब को कत्ल किया गया, हम इसे कत्ल कहते हैं। और कातिल कौन है? पूरी इंडियन हुकूमत। कातिल कौन है? इंडियन हुकूमत के वो एजेंट जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए थे। कातिल कौन है? कातिल है वो तमाम कुव्वतें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई हो, जो कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनते, जो भारत के दस्ते बाजू बने हुए हैं। यासर, मैं आज आपको बता दूँ क्या सब कुछ। मैं सरदार अतीक साहब से गुफ्तगू से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ चाहूँगा कि वो ऑडियो, चाहे मेरी आज और का रात से मुसलसल राब्ता था कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो मैंने वहाँ पे गिलानी साहब के इंतहाई करीब शख्स जो वीडियो में देखे जा सकते हैं, जब गिलानी साहब की ये मैयत पड़ी थी और उनके पास जो उनके चंद लोग थे, उनमें से एक वो है। नाम और तस्वीर हम इसलिए नहीं दे रहे कि खदशा है कि नाम और तस्वीर आएगी तो उसे उठा लिया जाएगा। सरदार साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हम बचपन से सैयद अली गिलानी साहब के खिताबात सुनते आए हैं, बड़े बड़े वाज को सुना, बड़े बड़े ख़तीबों को सुना, लेकिन वो बज़ाहिर जिस्म लाग़िर कमज़ोर था, लेकिन आवाज़ इतनी तवाना थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतनी पुरतासीर आवाज़ और हुर्रियत को इतना तवाना बनाना, इसके पीछे आपको कौन से मकासद लगते थे? उनका कौन सा अज़्मो हिम्मत, वलवला, जोश दिखाई देता था कि जिसने एक पूरी हुर्रियत को तक़वियत बख्श दी? देखिए, गुजारिश ये है कि सैयद अली गिलानी एक तहरीकी अलामत थे,
कश्मीरियों के मुस्तकिल नुमाइंदे थे। दुनिया भर में कश्मीरियों की एक इंतहाई तवाना और मौसर आवाज़ थे, एक मकबूल आवाज़ थे, एक मुदल्लल आवाज़ थे। उनकी पुष्ट पर सारी तहरीक आज़ादी कश्मीर खड़ी थी। उनकी पुष्ट पर 6 लाख शुहदाए कश्मीर का खून मौजूद था। उनकी एक आवाज़ पर जम्मू और कश्मीर के अंदर लब्बैक कहने वाले नौजवान और गर्दनें कटवाने वाले लाखों की तादाद में मौजूद थे। चट्टान की तरह रासख शख्स थे। दुश्मन से बात करने और दुश्मन की नफ्सियात को समझने के बेहतरीन साइंसदान थे सईद अली गिलानी साहब, और वाले कश्मीर की शनाख्त बन चुके थे। ये शख्स, इस शख्स की आवाज़ जिसम जितना मर्जी, राना साहब ठीक कह रहे थे कि इस शख्स को शहीद किया गया। अली गिलानी साहब को जिंदगी की हर सहूलत से महरूम रखा गया, 12 साल तक जेल में रखा गया। हॉस्पिटल की सहूलत से, जामे मस्जिद की सहूलत से, ईदगाह की सहूलत से, अजीज़ों और रिश्तेदारों के कफन दफन में और जनाजा में शिरकत की सहूलत से उनको महरूम रखा गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का वो मकरूर चेहरा बेनकाब हो गया। सईद अली गिलानी तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक मौसर पैगाम सुनाते थे लोगों को। वो कोई ऐसी बात नहीं करते थे जो आइन के साथ, कानून के साथ, ज़ाब्ते के साथ, बैनुल-अक़वामी हालात के साथ और आलमी करारदादों के साथ मुताबिकत न रखती हो। तो सईद अली गिलानी को जिस तरह उनकी लाश चोरी की गई, जिस तरह हिंदुस्तान ने उनके जस्ते खाकी को चोरी करके सफाकियत का मुजाहरा किया, इस करतूत से तो मैं समझता हूँ कि इब्लीस को भी शर्मा जाना चाहिए। इसलिए उनके पीछे भी तारीख और तहरीक थी और अल्लाह के फजल करम से वो जाने के बाद भी एक अजीम, अभी आपने राणा साहब के लिए जो ऑडियो मैसेज कश्मीर से किसी जवान ने दिया है, आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मुतमईन हैं कि ये तहरीक आगे बढ़ेगी, हम मुतमईन हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम मुतमईन हैं कि अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अब अगर हिंदुस्तान की 10 लाख फौज के साए में खड़े होकर सईद अली गिलानी जाते जाते ये जज्बा इनकलकेट कर गए हैं, ये जज्बा रास्ता कर गए हैं, ये जज्बा लोगों को पूरी तरह घोल के पिला गए हैं, उनके खून के रगो रेशे में समो गया है, तो फिर सईद अली गिलानी बड़े नहीं है। सईद अली गिलानी एक नए सफ़र पे चले हैं और सारी कौम को एक मजबूत और कामयाब और एक बामकसद सफ़र पर मजीद रवाना करने के लिए उन्होंने एक नया पैगाम दिया है दुनिया से रुखसत होते वक्त भी। सरदार साहब, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर के हर जगह पे ये एक पोस्टर है जो लग चुका है, पोस्टर लग चुका है पूरी सख्ती के बावजूद, और उसमें क्या कह रहे हैं कि कश्मीर के शहीद जो हैं सईद अली गिलानी की अज़मत जुर्रत को पूरी कौम की तरफ से खराज अक़ीदत और पेश करने के लिए सब लोग जो हैं वो निकलें घर से। ये लग गए हैं। कल आप क्या समझते हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लें, खौफ की अलामत तो यह है कि उनके जस्ते हाकी से भी डर लग रहा था भारतीय फ़ौज को, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक तो रुकने वाली नहीं? मैसेज हमने भी सुना, आपने भी सुना। कल का दिन जो है जुम्मतुल मुबारक का दिन, आप मकबूजा कश्मीर में कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, बल्कि मैं खुद आपके ज़रिए और बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये अपील करना चाहता हूँ कि सारे आज़ाद कश्मीर की मसाजिद में, गिलगित बल्तिस्तान की मसाजिद में, जम्मू और लद्दाख की मसाजिद में, कश्मीरी जहाँ पाकिस्तान में और दुनिया भर में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ जुमा पढ़ें, जहाँ खतीब हैं, जहाँ इम्मा हैं, वहाँ अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश करें, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करें। और हिंदुस्तान ने जो मैयत की बेहुरमती की है और इतने अजीम शख्स की, इतने बड़े अजीम सियासतदान की, इतने बड़े कायद की के वर्षा के साथ जो बदसलूकी की है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करें। कल का जो जुमे का दिन है, ये सिर्फ वादी में नहीं बल्कि रियासत के दोनों हिस्सों में जो है ये यौम मजम्मत बनना चाहिए और तहरीक कश्मीर से अपनी भरपूर वापसी का इरादा करना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि पोस्टर तो फौज उतार सकती है, पोस्टर तो पुलिस उतार सकती है, इंतजामिया उतार सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफरत हिंदुस्तान के खिलाफ पैदा हो गई है, जो अली गिलानी जाते जाते पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है का पैगाम देके चले गए हैं, जो सैयद अली गिलानी ने जिस कौम को बुरहान वानी शहीद से लेके मुजाहिद अवल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहा और सैयद अली गिलानी ने कहा कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। अब इन दो नारों के बीच में से कश्मीरी कौम को हिंदुस्तान कैसे निकाल सकता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप जबर से किसी के हाथ की लाठी छुड़ा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में घूमने वाली आपके खिलाफ जो नफरत की लाठी है उसे आप जबर से नहीं छुड़ा सकते। आज 2 करोड़ कश्मीरियों के दिलों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत में जो नफरत मौजूद थी पहले से,
उसमें बेपनाह इजाफा हो गया है सईद अली गिलानी की शहीद की मैयत के साथ बदसलूकी के बायस, और उसके बाद हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी जो है वो आया हो गई है कि ऐसी बुज़दिल फौज है। क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ सकता है, दफनाया घर के करीब भी, तो अगर उनकी वसीयत के मुताबिक दफना दिया जाता तो फिर क्या फर्क पड़ता? जी सिर्फ ये कि हिंदुस्तान का कमीनापन छुपा रहता और दुनिया को ये ना पता लगता कि इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावेदार और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद, सेंट्रल एशिया तक सारे ममालिक को नेस्तो नाबूद करने का तलबगार और हजमनी और जारियत और तोसी पसंदी का अज़ाइम और हिंदुत्व का जो है वो फलसफे का बानी और मुहर्रिक और महात्मा गांधी का कातिल जो है वो बेनकाब न होता और क्या होता, शहदा के कब्रिस्तान में दफन करने देते, अजीज वकारों को आने की इजाज़त देते, मुल्की गैर मुल्की मीडिया को वो कवर करने देते ताकि दुनिया को पता लगता कि 10 लाख लोगों की फौज की मौजूदगी में क्या सूरत है। मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि ये जिस तरह ये राणा साहब वाला पैगाम आप उनके नाम जो था वो आपने ऑडियो मैसेज सुनाया, ये जो आप देखते हैं, ये 10 दिन कर्फ्यू लगाएं, 15 दिन लगाएं, महीना लगाएं, उनको नानी याद आ जाएगी, उनको अंदाजा हो जाएगा कि जब नौजवान बाहर निकलेंगे, बूढ़े निकलेंगे, मर्द निकलेंगे, औरतें निकलेंगे। इस हिंदुस्तानी कश्मीर की जेल में 29वां साल है डॉक्टर कासिम को, आसिया अंद्राबी के मियाँ को 29वां साल शुरू हो गया है। आज जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन समझौता करके बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि वहां तो हर घर से और हर दर से एक अली गिलानी निकलेगा। सैयद अली गिलानी ने भी जब मुहासरे के दौरान उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया था, बुजुर्ग थे, तवाना थे, चलने में भी कुछ दिक्कत का सामना था, लेकिन उनका भारतीय फौजियों को यह कहना कि क्या इस गिलानी के जाने के बाद तुम ये समझ लोगे कि अज़्मो हिम्मत और जिद्दोजहद आज़ादी मंद पड़ जाएगी, याद रखना कि इस गिलानी के जाने के बाद कश्मीर के हर घर से गिलानी निकलेगा, किस किस को रोक पाओगे। उनकी अज़्मो हिम्मत और जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बात करेंगे। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो निशानदहियाँ हुई हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। अपोजिशन को किस तरीके से कायल किया जाएगा, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने को हैं। अपोजिशन हर रोज़ इल्ज़ाम लगाती है कि प्री पोल धांधली की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। ऑफिसर्स तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, बल्कि ये ऑफिसर्स आवाम के हैं, तो इन्हें वो कारकर्दगी दिखानी चाहिए जो सबके लिए बेहतर हो। तो ये जो धांधली है, इस पे हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है, ईवीएम पे किस तरह मना पाएगी, और अपोजिशन का आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसे हुकूमत कैसा समझती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से बात का आगाज़ करते हैं। साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि धांधली हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, तकर्रो तबादले हो रहे हैं, जबकि इस वक्त आगाज़ भी हो चुका है सब कुछ का। तो आप क्या समझते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से ऑपोजिशन के इन इल्जामात को किस तरीके से मुस्तरद किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि अपोजिशन ये कह रही है और नून लीग ये कह रही है कि ऑफिसर्स जो है वो आवाम के होते हैं। पहले तो इनकी किसी के पुत्र होते थे ना, ये इनके चाचे और मामे और जहाँ साहबजाद कजन होते थे ना, पहले सारे ऑफिसर पिछले 40 साल से इलेक्शन जीता करते थे। पिछला बलदियाती इलेक्शन हुआ, NA-56 के अंदर इमरान खान साहब का हल्का था। हर नून लीग के कैंडिडेट को 1000 से 1500 बैलेट पेपर मिले। इनमें लाहौर के अंदर हर जनाब आपकी यूनियन कौंसिल के अंदर 1000 से 1500 जनाब वो बैलेट पेपर दिया। इनकी 40 साल की हिस्ट्री है ये इलेक्शन जनाब। इनके तो शायद किसान बादी साहब ने अपने मुंह से तस्लीम किया है, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात कि हमने इलेक्शन जो है वो चोरी करके जीते हैं। अब इनको आवाम ऑफिसर जो है आवाम के पहले जनाब वो फुफी तो पुत्र होते थी, पहले इनके घर के खादिम और गुलाम होते थे, आले शरीफ के घर की बादशाह थी पहले। अब ये कहते हैं कि नहीं, अब वो आवाम के जनाब वो बाकायद बन के रहें। मैं ये समझता हूँ कि ये नाच ना जाने आंगन तेरा, बैटमैन क्लॉज विद हिज शूज। अब इनको नजर आ रही है शिकस्त, तो उसके बाद इन्होंने की 4 किया। अदरवाइज हर चीज स्मूथ है, बड़े ही जनाब स्मूथली जो है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत सारा कुछ हो रहा है।
और इलेक्शन कमीशन की जो अभी 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 तक जो उसकी तंजीम है वो हमारी बनाई नहीं है, वो इनकी अपनी बनाई हुई है। इनके लगाए हुए मेंबर है, इनके लगाए हुए इलेक्शन कमिश्नर है, इनके लगाए हुए सारा कुछ है। ठीक है ना जी। हमने तो आप इलेक्शन कमीशन को जनाब अपोजिशन लीडर के मशवरे से और डेटा से जनाब हमने अपॉइंटमेंट कर ली है। मैं ये समझता हूँ कि ये फजूल का जाएगा रोना, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। चौहान साहब, आपके अक्सर वज़रा जो है वो कहते हैं कि चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बहुत से लोग गिरफ़्तार हो सकते हैं, बहुत से लोग दीगर जो करप्शन में है वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो ये इनके दावे, आपकी जमात के बहुत से अहम तरीन लोगों के दावे, किस हद तक इसमें हकीकत है? और अगर हकीकत है तो आप पंजाब में वज़ीर जेल खाना जात भी हैं, कुछ जेल के अंदर बंदोबस्त किया आपने? हाँ जी, माही आवेगा तो खुला साल धरती से जाओगे जेलों की सफाई कराएंगे, ठीक है ना। और कहते ना चलागी पक्कियां बड़ा कुछ कह रही है मक्खियां, ठीक है ना, मक्खियां नहीं मक्खियां। कहने का मतलब ये है कि 3 साल से केसेस चल रहे हैं नैब में। रमजान शुगर मिल के एक केस ही, तीसरे केसेस जो खादमे आला इक्वल टू खप्ती आला इक्वल टू कातले आला, उनके जवाब जो केसेस चल रहे हैं वो अब एंड पे आए हुए हैं। एंड पे आके नजर आ रहा है कि इनके साथ होना क्या है। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग और जनाब करप्शन और 2 नंबरी और जाली काउंट आप रमजान शुगर मिल के हैं जो 100% प्रूफ हो चुके हैं। लैब की जितनी हेयरिंग हुई है पिछले 3 सालों में, आप लोग भी कवर करते रहे, हम भी सुनते देखते रहे, बयान करते रहे हैं। तो अब उसका एंड रिजल्ट जो है वो सजा है, दोनों बाप बेटे को नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। तो क्या इसका आपने क्या सजा है? सिर्फ ये 2 गिरफ्तार होंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी? और क्या ये गिरफ्तारियां इलेक्शन से पहले होंगी? रिजल्ट आ जाना है, आप देखो ना सारी चीजें फाइनलाइज हुई है बहुत से केसेस के अंदर। 3 साल से ये पीछे भुगतते थे, इस तरह विक्ट्री का निशान बनाते थे जैसे पैदल हज करके आए हैं, या कोई नाइट्रोजन बम या हाइड्रोजन बम का फार्मूला ने इजाद किया है इन्होंने, या दिल्ली के लाल किले में झंडा लहरा के आए हर लैब की पेशी पे, इस तरह विक्ट्री का निशान। अब जब फैसला आएगा तो फिर इनसे पूछा जाएगा ना, हरा समुंदर गोभी सुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तो वो चीज़ें सारी जब आएगी सजाएं तो होनी है। राणा साहब, इस वक्त जो वज़ीर आज़म के बयान को लेकर मैं बात को आगे ही बढ़ाऊंगा। वज़ीर आज़म ने ये जो बयान दिया कि गुज़श्ता यानी मोटरवे पहले भी हुकूमतों ने बनवाई, कुछ हुकूमतों का क्रेडिट ही सिर्फ मोटरवे है, तो आप वो क्रेडिट भी इस तनाजुर में ख़त्म कर दें कि उसने फ़ायदा नहीं दिया, ये फ़ायदा देगी? नहीं, इसमें पूरी बात यह है जो उन्होंने ये कहा कि तामीरात के हवाले से, सड़कों की तामीरात के हवाले से, साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना हमने काम कराया साबका हुकूमतों ने नहीं कराया। अच्छा, बात ये दुरुस्त वो कह रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले अगर 1 अरब रुपया किसी सड़क की तामीर पे लगता था तो फिर 20 करोड़ रुपया उसकी एडवर्टाइजिंग पे लगता था, उसकी पब्लिसिटी पे लगता था और उसके शोर शराबे पे लगता था। इस हुकूमत ने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से इसके बहुत से काम नज़र नहीं आते। लेकिन जहाँ तक ये कहा जाए कि पहली मोटरवे भी बड़ी बेहतरीन काम कर रही है और अब जो इन्होंने बनाई है वो भी सबके सामने है। ये ज़रूर एक फ़र्क है। मैं जिस तरह कहा कि वाकई इसमें कोई शक ज्वाइन कर चुके हैं चौहान साहब, मेरा नज़रिया यह है कि पहले किसी भी काम पे बड़ी पब्लिसिटी की जाती थी। आपकी हुकूमत जो है किया बहुत कुछ है, डिलीवर भी बहुत कुछ किया है, अवाम तक नहीं पहुँचा सके। मैंने वो बताया पहली मोटरवे बनी थी 400 किलोमीटर लंबी, वो 225 किलोमीटर में बन सकती थी। पहली जो मोटरवे बनी थी उससे जो कमीशन खाया था नवाज शरीफ साहब ने, तो 1 जून 1993 को जेफ ग्राहम नामी एक बंदे से बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की सरपरस्ती में यही फ्लैट खरीदे गए थे 17A, जो बेगम सफदर अवान साहिबा के नाम लगे। ये ब्रेकिंग में आपको दे रहा हूँ, जेफ ग्राहम नामी, ये पूरा पनामा केस चला था। ये उसी पहली मोटरवे का कमीशन था कि जो आपके जनाब नवाज शरीफ साहब ने जाके उसको लगाया था किसी ठिकाने, अपनी बेटी के नाम जाना। ये 2 फ्लैट 1993 में लिए थे जिसमें इस वक्त रह रहे हैं। तो ये तो भाई जी पहली मोटरवे की दास्तान है। तो ये जो अब मोटर और फिर उसके ऊपर जो पब्लिसिटी, इतने बड़े बड़े थोपड़े जरा दोनों भाइयों के लगा के करोड़ों रुपए के एड्स, अभी आपके सामने मोटरवे का इफ्तिताह हुआ है कि आपको एड्स नजर आएंगे 1 आध दिन 2 दिन आपको जरा, वो भी बगैर तस्वीरों के, ठीक है जी, वो भी शायद नहीं है। तो ये फर्क है ना, इसमें अखराजात का भी फर्क आएगा, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई मुराद सईद का, कोई जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के फ्रंटमैन का, ठीक है जी। ये फर्क है जो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि इस मोटरवे में और पुरानी मोटरवे में ये डिफरेंस है। चौहान साहब, चलें, ये तो आ गया मोटरवे, ज़रा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस मामले के आगे लेकर चलते हैं। आइंदा आने वाले इंतखाबात
किस बुनियाद पर पीटीआई कहती है कि हम इलेक्शन जीतेंगे? वो कौन सी है? क्या सिर्फ हेल्थ कार्ड या हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड? क्या आप समझते हैं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन जीता जा सकता है? नहीं, मुझे आज लगता है हेल्थ कार्ड कुछ भी नहीं है कि पंजाब के अंदर जो है 100% आबादी को 7.25 लाख की मालियत का फ्री हेल्थ कार्ड मिल रहा है और बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गरीब का बच्चा जो है ना, गरीब की बच्ची जो है ना, गरीब की बीवी और गरीब का खावन जो है ना, और गरीब का बाप, वो गरीब की माँ, वो जनाब अपना इलाज करवाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सुना था? पंजाब की हिस्ट्री में? लेकिन ये उन हजारों कामों में से सिर्फ एक काम है जो पंजाब के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दी हुई पाकिस्तान को इज्जत, वकार, गैरत और खुददारी और एक आइडेंटिटी पहला। दूसरा, हम इलेक्शन लड़ेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में बैंक रफ्त होने वाला वो मुल्क 2018 में जो बैंक रफ्त हो रहा था, जिसके पास टोटल 9 अरब डॉलर के जो है वादा के जाहिर थे, आज 27-28 अरब रुपए के डॉलर के 27-28 अरब डॉलर के जरिए मुबादला है। हम इसकी बुनियाद पे इकोनॉमी की बेसिस की बुनियाद पे कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। चौहान साहब, नून लीग ये कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साला दौर में जितना कर्जा लिया, 3 साला दौर में पीटीआई ने उससे ज्यादा ले लिया। हमने जो कर्जा वापस किया है उसका तस्करा नहीं करते। हमने 38 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया इन 3 सालों में। इनसे पूछो जो है ना नून लीग को, ये नून लीग और ये नून लीग है ना, ये बात तो करते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि जब आपने एडिक्ट कर दिया पाकिस्तान की इकानमी को कर्जों का, आपके सामने छोटी सी देसी की मिसाल दूंगा। जब किसी इंसान को नशे की लत लग जाती है, हिरवन का वो नशा करना शुरू हो जाता है और वो लत उसको पड़ जाती है, तो उसका जब इलाज शुरू किया जाता है तो यकदम उसकी हीरोइन खत्म नहीं की जाती, हिरवन नशा, उसको साथ साथ हल्का हल्का नशा देना पड़ता है, वरना उसका इलाज ही मुमकिन नहीं होता। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जो है वो जो कर्ज की लत चढ़ाई हुई थी, वो उसका वापस भी करना होता है कर्जा, तो जनाब उसको दोबारा से उसका अच्छा इलाज करने के लिए मजबूरन कर्जे लेने भी पड़ रहे हैं। आप कर्जे ना ले तो फिर कहां से आप ये जो बर्डन डाल के गए थे 100 अरब डॉलर का, उसको कहां से हम पूरा करें? चौहान साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि डॉलर्स भी आ गए, हर चीज़ आ गई, डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है, और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आपको पता है कर्जे कहाँ तक जाते हैं, आपको पता है कि बाकी मामलात कहाँ तक जाते हैं। अभी है कि डॉलर की कीमत जाने की 300 रुपए तक। पहले 6 महीनों में 10 अरब डॉलर हमने इंटरनेशनल मालियाती अदारों को पे करने के पाबंद, और हमारे पास टोटल 9 अरब डॉलर के जरिए मुबादला थे। मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ था। अगर इमरान खान साहब अपनी विजिलेंट लीडरशिप में और कमाल हिकमत अमली से तुर्की को, मलेशिया को, सऊदी अरब को, यूएई को और चाइना को ऑन बोर्ड लेकर वो हम कर्जा ना पे करते तो 100% पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 300 रुपए तक जानी थी, जिसका मतलब फिर आप समझ जाए कि मुल्क के हालात क्या होते। मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता, बैंकरप्ट हो जाता मुल्क। तो आज अगर ये बचा हुआ है तो ये फिर इन्हीं के हाथों की लगाई हुई इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत दांतों से खोली है। और आज अगर आपका जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट आपकी कम, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 40 अरब डॉलर तक गई, ये सारी चीजें अगर हुई है कोविड-19 के बावजूद। चौहान साहब इलेक्शन की बात कर लेते हैं। विफाकी वज़रा ये कहते हैं कि 2023 का इलेक्शन जो है वो ईवीएम के जरिए होगा। कल हमारे प्रोग्राम में नबील गबूल साहब मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उनका ये कहना था कि मैं खुद मुशाहिदा करके आया हूँ, अगर आपने वोट पीपल्स पार्टी को डाला या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डाला तो वोट डल जाएगा पीटीआई को। उन्होंने कहा कि मैंने अंगूठा लगाया तो उसने कहा कि आपके वोट का इंदराज हो गया। अब हमें ये दिलचस्प मंतिक नहीं समझ आती। उस बंदे ने जो बात की है उसने अपनी मेंटालिटी, अपना आईक्यू लेवल और अपना जनाब एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ना वो साबित किया, जिस बंदे का आप तस्करा कर रहे हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है उस बंदे के तस्करे के ऊपर। मैं खुद एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, ठीक है जी। एमपी बनने से पहले हमने ये सारे काम किए। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने सिंपल क्या करना है, सारी जिंदगी हमें इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजर गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जिस बूथ पे लगी होगी या जिस यूनियन कौंसिल पे लगी होगी, उस यूनियन कौंसिल और उस बूथ की जो आपकी इलेक्शन की जनाब आपकी फहरिस्त है,
उसका पूरा डेटा नीट एंड क्लीन उसके पास मौजूद होगा, और जो बंदा भी वोट डालने आएगा उसका शनाख्ती कार्ड, उसका थंबनेल, उसकी जनाब एक एक आइडेंटिटी 100% फ्री एंड फेयर जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना उसकी रेक्टिफिकेशन होगी, और कोई मुर्दा वोट नहीं डाल सकेगा, कोई मुर्दा नहीं वोट डाल सकेगा। आज भी पंजाब के अंदर हजारों लाखों वोट है जो नून लीग ने इस किस्म के 2 नंबर अंदराज कराए हुए हैं। सही। इनको मौत तो सिर्फ इसमें से पड़ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई तो इनकी सारी चक्कर चलाकी, चक्करबाजी, 2 नंबरी वो सारी खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन को ये डर है कि अगर ईवीएम आ गई तो धांधली जो होती थी वो नहीं हो सकेगी। तो उम्मीद ये करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और तमाम अफराद की कंसेंसस से हो। बहुत शुक्रिया फयाज सुहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद एक ऐसे दिन का आगाज़ होगा जब अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी जाएगी। तंजीम की तश्कील हो चुकी है, उसका ऐलान कल नमाज जुमा के बाद किया जाएगा। मुल्ला हिबतुल्ला अखुनज़ादा सुप्रीम लीडर होंगे, उनके मातहत सदर और वज़ीर आज़म होंगे। कुछ नए नाम सामने आ चुके हैं, कुछ नाम अभी सामने आना बाकी हैं। जिस तरह तर्जुमान तालिबान जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनको बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। दीगर जो लोग हैं मुल्ला याकूब, उन बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। तो कल तश्कील होने के बाद जब सारी काबीना का ऐलान हो जाएगा तो फिर तरक्याती तौर पे अफगानिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, मुश्किलात क्या होंगी, कल का दिन कितना बड़ा दिन है और उसकी तैयारियां किस तरीके से जारी हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सदारती महल की अगर कुछ तस्वीर देखें, वीडियोस देखें तो धूमधाम से तैयारी जारी है। परेड जो की गई, जो अमेरिकन असलहा दिखाया गया, उनकी बाकियात दिखाई गई, उससे तो ये लगता है कि भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। देखें, 20 साल बाद एक चीज़ को फतह करना, 20 साल बाद सुपर पावर्स को शिकस्त देना, 20 साल तक मुसलसल वहाँ पर जद्दोजहद को जारी रखना, और उस जद्दोजहद को जारी रखने के बाद इस तरीके से आके वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करना कि एक शख्स का भी खून ना बहा हो, एक शख्स जो है उसको गोली ना मारी गई हो, एक शख्स के साथ भी काबल के अंदर कोई ऐसा सलूक ना किया गया हो कि कहे कि जबरन आए हैं, बल्कि वहाँ बड़े आए, अमन से आए, सुकून से आए, बैठे। उन तमाम लोगों को जिनका कोई जुर्म संगीन तरीन नहीं था, उन्हें आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद अब जो हुकूमत बनने जा रही है, यासर, ये कल जब काबीना बन जाएगी, हुकूमत बन जाएगी, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, जो नए नाम सामने आ रहे हैं, कल जो ऐलान होगा जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद, मेरे पास इतला ये है कि इनके हवाले से बाकायदा, इन नामों के हवाले से बाकायदा कई ममालिक जो हैं उनको इत्मीनान में लिया गया। इसलिए इत्मीनान में लिया गया है कि ताकि अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए कोई शख्स कोई किसी और मुल्क से तनकीद ना हो। देखिए, पहली दफ़ा तालिबान की हुकूमत होगी, पहली वाली हुकूमत मजमूई तौर पे, कुली तौर पे कि जिसमें ख़वातीन को बाकायदा नुमाइंदगी दी जा रही है। ये खुशाइन बात है। यानी वो तमाम ममालिक जो ज़्यादातर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी ज़बान पे भी ताले लग जाएंगे। और वो ममालिक जो यहाँ पे ये बात कर रहे थे जनाब कि वो ग्रुप जो है तमाम ग्रुपों को, देखें वो तमाम ग्रुपों को ला रहे हैं, लेकिन तमाम ग्रुपों का मतलब ये नहीं है कि कल जो वहाँ पे ख़राबी पैदा कर रहे थे, कल जो वहाँ पर बैठ के अफ़गानिस्तान की तबाही कर रहे थे, उनको मज़ीद तबाही के लिए ले आया जाए, उन्हें कहा जाए आज दोबारा जाके इक़्तिदार में बैठ के। ऐसा नहीं हो। तो राना साहब, वादी पंजशेर का मसला क्यों हल नहीं हुआ? देखिए, हल हो गया था वहाँ पर। अगर आप गौर करें तो एक ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ है, जो एक बड़ा ग्रुप है वो मुकम्मल इनके साथ है। मैंने याद करें, हमने कहा था कि वहाँ पर ऐसी बाकियात मौजूद है जिसमें दाइश है, जिसमें NDS है, जिसमें रा है, जिसमें मुसाद है, जिसमें वो ड्रग माफिया है जो अफ़गानिस्तान से ड्रग लेकर बाहर बेचता था, जिसमें CIA के कुछ लोग मौजूद हैं। वहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो तवान के लिए लोगों को अगवा करके रखते थे वहाँ पर, फिर उनसे बारी तवान वसूल किया जाता था। तो आज उन्होंने 3 साल बाद एक बच्चे की रिहाई का, उन्होंने कहा कि हमने एक जगह से एक बच्चा जो है तवान के लिए अगवा हुआ था वो रिलीज करा 3 साल से। आपको पता है कि एक ये जो हमारे साबिक गवर्नर का बेटे थे वो भी तो इसी जगह पे थे जी, सलमान तासीर साहब, वो भी तो इसी जगह पे थे ना। तो यहीं से फिर आगे और आगे चलता रहे ना सिलसिला।
तो कुछ लोग हैं, देखिए अगर आप कहें कि पूरा एक ग्रुप है, वो ग्रुप नहीं है, ये कुछ लोग हैं, और जो कुछ लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो सब के सब लोग जो हैं वो इस पर फारिग होंगे। अब इस वक्त हालात बिल्कुल तब्दील शुदा हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ग्रोह जो लड़ना जा रहे हैं, ये तालिबान को भी इल्म है कि उनके पीछे कौन खड़ा है, ये तालिबान को भी इल्म है कि वो लोग जो हैं उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं। इतनी आसानी से वो बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके पीछे कौन खड़ा है, जो जो उनके पीछे खड़ा है उसको निशाना बनाया जाएगा। तालिबान को अमेरिकी यासर एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक सवालिया निशान, और ये सबको पता है कि जिस वक्त एयरपोर्ट पे धमाका होता है उसके एक दिन बाद ही बाकायदा अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमला किया जाता है, 1 से 2 दिन बाद, और दाइश के लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो क्या 20 साल वहाँ रहकर इन्हें पता नहीं, अगर एक दिन में इन्हें पता चल गया कि ये दाइश के लोग हैं, फ़लाँ जगह पे हैं, फ़लाँ गाड़ी में जा रहे हैं, इनको निशाना बनाया जाना चाहिए, तो अफगान अवाम मरे। तो उसके मुझे बताएं ना, 20 साल वहाँ रह के इन्हें नहीं पता था दाइश कहाँ पे है, इन्हें नहीं पता था दाइश NDS और रा और मोसाद का गठजोड़ है, सब कुछ था। अब वो एक ग्रोह, वो कुव्वतें जो नहीं चाहती थी अफगानिस्तान के अंदर अमन, जो नहीं चाहते थे, जिनके अपने इंटरेस्ट थे, जिन्होंने अमेरिका के कहने पे बड़ी रकूम वहाँ पे खर्च की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, वो लोग जो वहाँ से ड्रग लेकर जाते थे, वो लोग जिन्होंने वहाँ पे अगवा खाने बना रखे थे, अब वो लोग एक तरफ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह कल जुमे की नमाज से पहले वहाँ से भी आपको वो लोग हैं जो आस्तीन में पाले हुए थे, अब काटने को पड़े हैं तो वापस जवाबी हमला करना पड़ा है। लेकिन तालिबान ने अमेरिका से भी नाराज़गी का इजहार किया है, जो काबुल एयरपोर्ट पे वो हरकत करके गए हैं, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स या जहाज़ खड़े थे नाकारा बना गए। उनका कहना है कि ये अफ़गानिस्तान की मिल्कियत थी, इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कभी भी चाहते हुए कोई चीज़ अच्छी करके नहीं जाते, वो अपनी कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाते हैं कि जिससे उनको मुसलसल गालियाँ पड़ती रहें। यासर मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ, कल तकमील इसकी मरहले मुकम्मल होने के बाद, हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होने के बाद 17 सितंबर तक, ये मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 17 सितंबर तक अफ़गानिस्तान के अंदर 6 बड़े ममालिक के सफारतकार जो हैं ना सिर्फ वापस आएंगे, बल्कि उनके वफूद जो हैं उन ममालिक के, वो अफ़गानिस्तान के ज़िम्मेदारान के साथ मुज़ाकरत करके 17 सितंबर से एक कल का दिन अफ़गानिस्तान के लिए नया होगा, एक 17 सितंबर का दिन भी नया होगा। 17 सितंबर से आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर नई इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, बड़ी इन्वेस्टमेंट यासर, और वो कुव्वतें जो चाहती हैं ना आए, उनको 17 सितंबर तक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। ये आपको मैं एक बड़ी खबर दे दूँ। राना साहब, एक आखिरी सवाल, अफ़गानिस्तान में तालिबान के जो तर्जुमान है, सिफारती तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बयान दिया। फिर उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, उनके हुकूक के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करना अपना हक समझते हैं। इससे इशारा किया, देखें उन्होंने क्लियर इशारा दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह हर जगह से आवाज़ उठा रहा है ना, जहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, तो अब अफ़गानिस्तान की आवाज़ भी उसमें शामिल होगी। अगर कश्मीर के अंदर जुल्म होगा, कश्मीर के अंदर सेम वही सिस्टम चल रहा है कि उनके ऊपर भी वहाँ पे अमेरिका की फोर्सेस मुसल्लत की गई थी, यहाँ पे भारतीय फोर्सेस मुसल्लत की गई है। तो एक मुसलमान देखें, वो पहली बात ज़हन में रखिएगा, अफ़गान तालिबान जो हैं वो किस बुनियाद पर हुकूमत में आए हैं, वो इस्लामी नुक्ता नज़र के वाले। तो एक मुसलमान फिर किसी मुल्क में, और कश्मीर के हवाले से उनके इस बयान के बाद बहुत सी चीखें निकल रही हैं। मैं सुबह से इंडियन चैनल्स देख रहा हूँ, बल्कि अब तो इंडियन चैनल ये कहना शुरू हो गए हैं जी कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहुत से तालिबान जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। और खुदा के बंदो, कश्मीर के अंदर तो एक एक शख्स गिलानी बन चुका है, वो तो खुद आपसे इतने अरसे से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वहाँ पर शायद बाहर से किसी भी मदद की ज़रूरत पेश ना आए। जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत क़यादत के हवाले से या आने वाले दिनों में जज्बा आज़ादी के हवाले से बाहर से तक़वियत की बजाय अंदरूनी तौर पे जो गम गुस्सा है, आप उसको ही भांप लें तो आपको पता हो जाएगा कि मुस्तकबिल इंडिया का क्या है। नाज़रीन, दीगर विषय पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में आयशा अकरम केस के हवाले से, जिसमें नया मोड़ आया है, नए इंकशाफात भी हुए हैं। शनाख्त परेड में मुतासिरा खातून ने 104 में से 6 लोगों को शनाख्त किया।
4 ऐसे लोगों को भी शनाख्त कर लिया जो पिछले 6 माह से मुख्तलिफ केसेस के अंदर जेलों में कैद हैं। अब रैम्बो के हवाले से भी मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। एक तो गलत किया 4 मुख्तलिफ लोगों को जो पहले से केसेस में जेल के अंदर मौजूद हैं, और फिर जो 2 लोगों को शनाख्त किया है उस पर भी एतराज़ात कुछ सामने आए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इस पूरे मंजरनामे में रैम्बो का किरदार अब तक और रैम्बो की माजी की कार्रवाइयाँ, उस पर भी रोशनी डालिएगा, और इस केस में नया मंतकी मोड़ कौन सा है? देखें यासर, हम खामोश थे कि शनाख्त परेड हो ले, कानूनी मामला हो लें, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे केस के हवाले से क्यों डिस्कस किया जा। मैंने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की यासर, और बड़े खौफनाक सी चीज़ें सामने, मेरे मुल्क को बदनाम करने के लिए, इस पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए कौन कहाँ पर किसके साथ क्या क्या करता रहा, क्या क्या चीज़ें सामने आती रही। या सर मैं पहले आपको बताऊं कि ये एक बड़ी खौफनाक चल रही थी, आज से नहीं थी, काफ़ी अरसे से चल रही थी। ये जिसका नाम है ना, ये जो आयशा का राइट है, जो शनाख्त परेड पे भी गया, जिसने सारा कुछ किया, जिसका नाम है आमिर सुहेल उर्फ फैसल उर्फ रैम्बो, ये पहले एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है जिसमें उस मोबाइल सेट में और उस फ़ोन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। इनके साथ एक शख्स होता है जिसको ये खुद भी कहते हैं कि खान बाबा, हाजी बाबा और खान बाबा के नाम से पुकारते हैं, पिंडी से उसका तल्लक है। ये शख्स वो भी टिकटॉकर है, वो भी टिकटॉकर है जी। इनका कहना है कि जी इनमें से ये जो एक इंफॉर्मेशन निकलती है बाहर कि वो ये रैम्बो, आयशा, वो सारे मिलकर टिकटॉकर होते हैं, आपस में बड़ी दावतें में उड़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। रैम्बो की जो बहुत सी वीडियोस आपको मिली हैं, जिनमें से ऐसी काबिल तराश वीडियोस हैं कि जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, किसी सूरत नहीं दिखा सकते। कहा गया है कि वो एक मोबाइल से मिली और उसको फैलाने वाला इनका वो तीसरा साथी था। मेरे पास इतला ये है कि इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जिसमें रैम्बो और आयशा और एक पिंडी से तलक रखने वाला शख्स और एक बड़ा मारूफ एक सोशल मीडिया पे कोई काम करने वाला शख्स जो है, कराची से कोई सोशल मीडिया पे काम करने वाला शख्स जो है, वो इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस अब तक सिर्फ ये काम कर रही है कि इस केस को हैंडल कर रही है कि इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, मगर साथ साथ एक और अहम अदारा इस पर भरपूर काम कर रहा है कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनने वाले जो लोग हैं, क्या वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती की गई है, इनके पीछे कोई था या नहीं था। तो मैंने आपको बता दिया है कि नई सिम रैम्बो ने क्यों निकलवाई। आखिरकार अमर सेल और रैम्बो जो है, उसकी पुरानी सिम जो थी उसी के नाम से सिम क्यों नहीं निकलवाई गई, नई सिम क्यों निकलवाई गई। नई सिम निकलवाने के बाद ये 8/17/2021 को जो सिम निकलवाई गई है, उसके बाद ये किधर गया। मैंने क्या बता दिया आपको कि 2 और नाम हैं खवातीन के जो इनके खिलाफ केस करने जा रही हैं। इस सारी चीज़ के अंदर जो चीज़ समेटे अगर हम, तो सारी चीज़ के अंदर जो चीज़ निकली है वो ये निकली है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग के तहत इन्हें सिर्फ एक आखिरी का, इन प्लानिंग के तहत इन्हें ये यकीन नहीं था कि इस कदर रिएक्ट भी आएगा सोशल मीडिया पे। इनको तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, हमारे खिलाफ किसी जगह कुछ नहीं होगा, और उसके बाद हम हिट हो जाएंगे। अभी बहुत सख्त आने के बाद इनके स्पॉन्सर इनसे हाथ छुड़ा के भाग गए। देखिए आगे होता है क्या। अभी तो बहुत सी परतें। अजीम द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।